सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा जो है बहाने करना छोड़ दीजिए कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, 4 घंटे बाद पढ़ेंगे। चलो इस इधर 2 घंटा घूम आया जाए, फिर आएंगे सुबह 4 बजे पढ़ेंगे, शाम को 6 बजे से पढ़ेंगे, लेकर के 12 बजे तक पढ़ेंगे। तो ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आने वाली मेरे भाई। आप लोग अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप से अपने दिल पे हाथ रख कर एक बार सोचिए तो कि कैसे इतनी मुसीबत से लोग पढ़ाते हैं। आपके साथ वैसा ही होगा तो आप भी उस पल को झेलेंगे, अभी नहीं थोड़े दिनों बाद। तो इसलिए मेरे भाई ज़्यादा भावुक मत होइएगा, मैं ऐसे बोलता ही हूँ। तो आप लोग ध्यान से रहिए और अच्छे से पढ़िए। अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं तो आप लोग के साथ हूँ ही। तो नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ, जो कि लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि एलएलबी, एलएलएम या जो भी कर रहे हैं लॉ से लेकर के जुडिशियल लेवल के एग्जाम प्रिपरेशन, जैसे पीसीएसजे हुआ, एपीओ हुआ, इन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे क्वेश्चन बनता ही हर हाल में बन ही जाता है मेरे भाई। जो कि सेमेस्टर एग्जाम के जो है स्टूडेंट एलएलबी के, उन लोग के लिए बहुत ही, उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोग का तो फिक्स रहता है कि क्वेश्चन आएगा ही हर हाल में, ऐसा ही क्वेश्चन आता ही है। बाकी क्योंकि लिमिटेशन दिया रहता है कितने पार्ट से आएगा, कितने पार्ट से, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं तो उनका कोई लिमिटेशन नहीं दिया रहता है। बाकी एक बुक दिया रहता है तो उसमें से क्या है क्या नहीं, तो थोड़ा क्योंकि मैं तैयारी किया हूँ थोड़ा, जो भी चीज़ें इधर जैसे ये सब एग्ज़ाम के होते हैं, एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, ये सब का एग्ज़ाम के, वैसे यूपीपी हुआ, वैसे ही उस एग्ज़ाम की भी आती है, जीएस वोस भी आती है उसमें। तो इसलिए भाई लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएगी। जो लोग पहले से मुझे जानते हैं वो लोग जान रहे हैं, जाकि बाकी जो लोग नए हों वो लोग जो है सही से जान लेंगे अभी। तो लास्ट तक बने रहेगा। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि 3 से 4 पेज में है, और क्योंकि 3 से 4 पेज में आपको आंसर लिखना है तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और मैं आपको पूरी एकदम वे में एकदम ईजी तरीके से समझाऊंगा, एकदम भोजपुरी लैंग्वेज में, जैसे अच्छे से और बढ़िया से आप लोग। और इंग्लिश वाले के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको इंग्लिश में भी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएंगे। थैंक दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे हम लोग पढ़ेंगे। इससे जो है इंट्रोडक्शन, मतलब प्रत्यर्पण, क्या कहते हैं इसे, प्रत्यर्पण। तो प्रत्यर्पण अपराधियों का प्रदान क्या होता है ये देखिए। वर्तमान समय में प्राय सभी देशों को किसी न किसी रूप में प्रत्यर्पण की व्यवस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है मेरे भाई। जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें चल रही है वहाँ कह रहा। अनेक बार अपराधी किसी देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है, तो उस अपराध को दंडित करने का अहम प्रश्न उपस्थित होता है। ऐसी स्थिति में राज्यों द्वारा प्रत्यर्पण की संधियों का सहारा लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी, या ऐसे कोई भी हो, अगर अब कोई अपराध करके अपने देश से दूसरे देश में भाग जाता है तो यही दिक्कतें होती हैं। जैसे अभी आप लोग जान रहे हो, केस अभी नीचे आएगा तो मैं बताऊंगा। तो बाकी तो इसीलिए ये बनाया गया है कि जो प्रत्यर्पण होगा तो उसी के कारण वो रोका जाएगा चीज़ें। तो हम आगे देखिए, प्रत्यर्पण का तात्पर्य क्या है। जब कोई व्यक्ति एक देश में भीषण अपराध करके दंड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है, देखिए मैं पहले बताया तो ऐसे हम तब पहले देश द्वारा प्रार्थना करने पर दूसरे देश को उस अपराधी को सौंपना होता है मेरे भाई। जैसे आप लोग कोई अगर कांड करके या किसी को मार और करके या कहीं कुछ करके चले गए दूसरे, या बैंक पैसा वैसा लूट करके चले गए आप विदेश, कोई दूसरे कंट्री में चले गए, तो ऐसा नहीं है तो फिर उस कंट्री का अगर, तो वो कंट्री वाले भी वहाँ पता चल जाएगी कि इस कंट्री में कैसे क्या लोकेशन, तो वहाँ की पुलिस वहाँ आप लोग आपको खोजेगी और बढ़िया से पकड़ लेगी। पकड़ने के बाद जब यहाँ दो लोग की बात हो जाएगी, इस देश की उस देश की, तो यहाँ ला करके वहाँ की पुलिस ये यहाँ के पुलिस को सौंप देगी आपको, ये कहा गया है। इसीलिए प्रत्यर्पण आएगा। डिफिनेशन देखिए आपका, ओपनहाइम के अनुसार जो है, अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है वह अभियुक्त है, उस देश द्वारा जहाँ वह उस समय है लौटा देना प्रत्यर्पण है दोस्तों। लौटा देना मतलब वही जो वापस कर देते हैं उनको, तो इसीलिए जैसे मूवी में देखे होंगे, बहुत मूवी में देखे
हीरो रहता है, जो है हीरो रहता है, हीरो के भाई या इधर उधर कोई किडनैप कर लेता है, तो ऐसा ऐसा होता है। तो इसलिए नंबर फर्स्ट है इसमें राजनैतिक अपराधी। राज्यों के मध्य विषय पर जो है पारस्परिक रूप से सहमत हुई है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है, किंतु राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। किंतु राजनीतिक अपराध क्या है, इस विषय पर राज्यों के मध्य आम सहमत नहीं है मेरे भाई। बाकी राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण न करने का सिद्धांत 1789 में फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न हुआ या आरंभ हुआ, और 1789 के फ्रांस क्रांति से, जिसे वर्तमान में लगभग सभी देश ने स्वीकार कर लिया है। जहां तक है स्वीकार करते भी हैं। नंबर थर्ड है इसमें सैनिक अपराधियों को प्रत्यर्पण नहीं सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं शुरू से, फिर से जैसे हम लोग जहाँ पहुँचे थे उसी के माध्यम से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जैसे थर्ड नंबर है आपका, सेकंड नंबर आप लोग देख लिए। थर्ड नंबर आपका विशिष्टता का नियम होता है, जो कि अपराधी का प्रत्यर्पण किसी अपराध के लिए होता है, इसलिए वह देश उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पित के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है। ये कहा गया जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ है, तो मतलब केस भी कर सकता है, मुकदमा भी कर सकता है, ये कहा गया। चौथा पॉइंट है अपराध का प्रथम दृष्टि अपराध। प्रत्यर्पण का प्रथम साक्ष्य या साध्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपराधी द्वारा अपराध के लिए जाने के तथ्य का प्रथम दृष्टि या साध्य है। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई अपराध कर रहा है, अगर आपको वो अपराधी और कोई देख रहा है, आपका दोस्त माइड भी है, तो वो जो पहला टाइम वो अपराध रहेगा तो वो अपराध भी होगा, और जो देखेगा वो भी अपराध ही रहेगा, वो भी एक अपराध है। जैसे कोई बच्चा कूद के मतलब जान दे रहा है, या कहीं मतलब गड्ढे या कहीं में डूब रहा है, या कहीं अपराध, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो आपका दायित्व तो बनता है आप एक की जो है उसकी हेल्प करें, ये कहा गया है। दोहरी आपराधिकता का नियम, ये पांचवा नंबर है। इस नियम का तात्पर्य है कि प्रत्येक संबंधित अपराध को दोनों देशों को आपराधिक विधि में अपराध के रूप में घोषित किया गया है, ये कहा गया है इसमें। छठवां नंबर आपका प्रत्यर्पण संधि, द्विपक्षीय संधि। प्रत्यर्पण जो है प्रत्यर्पण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन कोई भी निश्चित नियम नहीं है मेरे भाई, इसलिए प्रत्यर्पण बहुधा द्विपक्षीय संधि पर आधारित होते हैं। तो थोड़ा अब आगे देखिए, 7 नंबर आपका संदिग्ध नियमों की पूर्ति। प्रत्यर्पण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्यर्पण के पूर्व राज्यों ने संबंधित नियमों को पूरा कर लिया है, ये कहा गया। अब हम लोग आगे आते हैं। तो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है, ये बोरिंग लगता है। ये पहले मैं पढ़ा तो इसके बारे में जान ही नहीं पा रहा था, बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब चीज़ें हो गई हैं, मेहनत किया बहुत ज़्यादा तो इसलिए हो गया थोड़ा बहुत। प्रत्यर्पण की आवश्यकता। अपराधी, नंबर फर्स्ट, अपराधी को दंड देने की इच्छा होती है। सामान्य रूप से अधिकांश राज्यों में यह इच्छा पाई जाती है मेरे भाई कि भीषण करने वाला अवश्य दंडित होना चाहिए। जो अपराधी दूसरे देश चला जाता है, प्रत्यर्पण की संधि द्वारा लाया जाता है, उसको लाया जाता है। दूसरा पॉइंट, जिस देश के कानून को अपराधी ने भंग किया है वहीं गवाह उपलब्ध रहते हैं। नंबर थर्ड है, प्रत्यर्पण से भयंकर अपराधी भी भयभीत रहते हैं। नंबर 4, प्रत्यर्पण एक व्यवहारिक समस्या का समाधान है। अपराधों पर रोक। प्रत्यर्पण की संधियां प्राचीन अथवा संस्थापक प्रकार की संधियां ऐसे अपराधियों की सूची प्रस्तुत करती हैं जो प्रत्यर्पण के योग्य हो। मतलब ऐसे अपराधों की सूचियां ये लोग प्रस्तुत करती हैं कि जो कि अपराधियों के संयुक्त हो, मतलब उसके नजदीक हो। नंबर सेकंड है आपका आधुनिक संधियां। आधुनिक संधियां, इनमें इस प्रकार के अपराधियों की सूची नहीं होती है, वरना जो है सामान्य रूप से उन सभी मामलों में प्रत्यर्पण की व्यवस्था की जाती है मेरे भाई जहां सभी संबंधित राज्यों में अपराध दंडनीय है। प्रत्यर्पण का योग्य व्यक्ति।
नंबर फर्स्ट, व्यक्ति प्रत्यर्पण योग्य होना चाहिए। नंबर सेकंड, व्यक्ति को जो है पृथक्करण का अपराध गंभीर और सुरा जनितिक होना चाहिए। अब देखिए भारत में प्रत्यर्पण क्या है। भारत में 1988 में फरार अपराधी अधिनियम 1870, 1903, 1932 में प्रत्यर्पण कानून पारित किए गए। परतंत्र भारत में 16 दिसंबर 1962 को भारतीय संसद ने भारतीय प्रत्यर्पण कानून पास किया। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 31 का के अनुसार किया गया है। यदि अभियुक्त का प्रत्यर्पण जिस अपराध के लिए मांगा जा रहा है वह राजनीतिक है या अभियुक्त न्यायालय के सम्मुख वह सिद्ध कर देता है कि जिस अपराध के लिए उसे दंडित करने का प्रयास किया जा रहा है वह राजनीतिक है और उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा मेरे भाई। जो कि राजनीतिक कोई भी चीज रहेगी तो उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा। अब आगे देखिए, जिसमें निम्न प्रतिबंध है, जैसे नंबर फर्स्ट, अपराध राजनीतिक होगा तो प्रत्यर्पण नहीं होगा मेरे भाई। नंबर सेकंड है आपका, जिस अपराध के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई यदि प्रत्यर्पण के अतिरिक्त उसके लिए प्रत्यर्पण मांगा अन्य कोई राष्ट्र से उसकी सीमा समाप्त हो गई है तो प्रत्यर्पण नहीं होगा मेरे भाई। थर्ड नंबर, प्रत्यर्पण जो है संधि में प्रावधान न होने पर अभियुक्त के विरुद्ध उस अपराध के अतिरिक्त उसके लिए प्रत्यर्पण मांगा जो है अन्य कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, इसमें कहा। नंबर 4 पॉइंट है आपका, यदि अभियुक्त यदि अभियुक्त हो तो इसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग को पूरी जानकारी मिल रही होगी अच्छे से बढ़िया से। बाकी ऐसे ही बने रहेगा। अगर किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिएगा लॉ से रिलेटिव तो या कोई भी चीज़ से रिलेटिव तो आप लोग को वीडियो मिल जाएगी मेरे भाई। जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल लिंक भी दिया गया है, उसको फॉलो करें मेरे भाई अच्छे से आपको। और बेल आइकन जरूर दबाएँ, जो है सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि वहाँ दिक्कतें रह जाती हैं अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।